कुछ साल पहले सहारनपुर में एक सामाजिक आंदोलन चला, क्रांति हुई और उस क्रांति से एक दलितों के नेता पैदा हुए जो फिर बाद में हर एक उस तबके के नेता बने जो पिछड़ा है, दबा कुचला है, जो परेशान किया जा रहा है, जो उत्पीड़ित किया जा रहा है। उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। सामाजिक क्रांति से वो राजनीति की तरफ आए और अब उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर जी। आपका भारत समाचार पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद भाई आपका। पहले तो ये जानना चाहेंगे आपका चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, मेहनत चल रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मदद की अपील कर रहे हैं और यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन सबको नोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि जब हमें अवसर मिलेगा तो हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे जिनको नेताओं ने नज़रअंदाज कर दिया। बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं, बाढ़ की है, खो की है, बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, किसानों की फसल की समस्या है, आवारा पशुओं की, गन्ना मिलों की समस्या है, समय पर भुगतान नहीं होता और अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, अच्छी सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। सिहोरा में कल गया था, आज फिर जा रहा हूँ, इतनी बुरी सड़कें हैं। ईदगाह वाली सड़कें अभी तक नहीं बनी है, इतने नेता आके चले गए। जो यहाँ की बुनियादी समस्या है, कभी नेताओं ने उनको समस्या माना ही नहीं है। तो जनता परेशान है और वो चाहते हैं कोई ऐसा आदमी आए जो उनकी आवाज़ को उठाए। सर, जो आपके राजनीति में साथी थे, जो एक्टिव साथी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो सब आपको एक एक करके किनारा हो गए। तो क्या मतलब आप महसूस करते हैं ऐसी स्थिति में, जबकि लोकसभा का चुनाव भी था और ऐसे नाटकीय अंदाज में एक एक करके किनारे हुए जिसके बारे में शायद सोचा भी ना हो? देखिए, ऐसा है, जिनको हम गुरु मानते हैं, माननीय काशीराम साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी प्यारी लाइन जो है वो दोहराया करते थे। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए काफिला बनता गया। पैदा आदमी अकेला होता है और जाता भी आदमी अकेला है। तो ये तो सफ़र है, सफ़र तय करना है। इसमें बहुत सारे दोस्त भी मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त चले भी जाते हैं। काशीराम साहब कहते थे, एक मिलेगा, एक जाएगा, 100 आएंगे। तो ना जाने वाले की परवाह करो, ना अगर वो रुकना नहीं चाहता उसको रोकने की परवाह भी ना करो। जो आ गया है उसकी परवाह करो। आज जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, एक इतना बड़ा परिवार बन गया है कि चाहे वो जिनसे हमारा मुकाबला है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो हों या जो और साथी लड़ रहे हैं, उनकी सबकी जुबान पे चंद्रशेखर आज़ाद है। ये इस बात का प्रमाण है कि जनता जहाँ जा रही है तो वो उनको चंद्रशेखर आज़ाद दिखा रही है। तो ये पिछले 4.5 महीने की मेरी व्यक्तिगत और हमारी पार्टी की पिछले 1.5 साल की भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि उन्होंने इतना काम किया है इस धरती पर कि यहाँ लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो गया कि भाई हमें चंद्रशेखर आज़ाद को इस बार आगे बढ़ाना। चंद्रशेखर आज़ाद पे तो वैसे भी लोगों को, जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, उनको यकीन है, विश्वास है। और इसी तरह की छवि पिछले कुछ एक सालों में जयंत चौधरी की भी बनी थी। आपकी शायद इसी विचारधारा, चूँकि एक थी, एक तरीके से काम करने वाले, एक साहस के लोग थे, लेकिन एकाएक वो जिस तरीके से बीजेपी में गए, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? भाई देखो, ऐसा है, उनको अपनी पार्टी चलानी है और उन्होंने कोई फैसला लिया, सोच समझ के लिया होगा। अब जो अलायंस में थे समाजवादी पार्टी के, मुझे लगता है उनमें से एक भी आज उनके साथ नहीं, चाहे जैन जी हो, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय चौहान हो, शायद मुझे लगता है कोई भी नहीं। तो अब ये तो वही लोग जानते होंगे उनमें और जिस पार्टी से वो अलग हुए उनमें क्या समस्या हुई होंगी। मेरा काम है जनता की सेवा करना, जनता की आवाज़ उठाना। मैं सड़कों पे उठा रहा हूँ, जनता मौका देगी तो पार्लियामेंट में जाकर उठाऊंगा और इतनी दमदारी से उठाऊंगा कि जनता को एहसास हो जाएगा कि नेता कैसे कहते हैं। भाई, यहाँ तो पिछले 11 साल में शायद ही कभी चैन से सो कर देखा होगा, जेल के अलावा। जेल में तो सोने को मिलता है, जेल के बाहर तो शायद ही चैन से सोने का मौका मिला हो। क्योंकि भारत में जातियाँ हैं, जातियों के आधार पे ऊंच नीच है, धर्म है, धर्मों के आधार पे तमाम तरह के जुल्म लोगों पे होते हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। आप महसूस करो, जिसको भी पीड़ा होती है वो चंद्रशेखर आज़ाद को, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को याद करता है। तो आप देखो, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि चैन से सोते होंगे। हत्या होती है, पुलिस है, आर्मी है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बोले, फिर भी हत्या होती है, घर जलाए जाते हैं, ज़मीन लूट ली जाती है, कभी दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, कभी टोपी उतार के मारा जाता है, कभी बस में मारा जाता है, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी मंदिर जाने पे, कभी मूर्ति छूने पे, कभी मटकी छूने पे, कभी घोड़ी बैठने पे। हम इंसान हैं यार,
हमारे भी सपने होंगे, हम भी इज्जत वक्त चाहते हैं कि हम जानवर हैं जो इस तरह से इस देश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है आदिवासियों के साथ, क्या हमारी कुछ फीलिंग नहीं है? हम भी रोटी खाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम किसी को बुरा थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जुल्म की इंतहा कर दोगे तो लोग क्या करेंगे? अब लोग समझने लगे हैं और लोग खड़े भी हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी क्रांति नगीना चलेगी जो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को एकदम परिवर्तन कर देगी। सर, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी से सब एक एक करके दूर हो गए, तो आप क्या वजह इसकी मानते हैं? क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, या वो अपने साथ किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? अब ये तो वही बता सकते हैं यार। अब मैं उन पर ज़्यादा समय अपना ख़राब करूँ, ये ठीक नहीं है। अब उनको भी चुनाव लड़ाना है अपनी पार्टी का, और हमें भी। और हम आज़ाद समाज पार्टी के जिम्मेदार हैं, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नहीं। हमने तो आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ हम बनानी, क्योंकि यही आवाज़ ऐसी है जो हर एक कमज़ोर मजलूम के साथ पिछले 11 साल से खड़ी है। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें आज आप यहाँ बैठे, मुझे एक मसला आप गिनवा दो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैं जानता हूँ, एक मसला ऐसा बता दो जिसमें मैंने किसी कमजोर का साथ छोड़ा हो। लेकिन 13 महीने का किसानों का आंदोलन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 13 महीने का किसानों का आंदोलन, महिला पहलवानों के सम्मान का आंदोलन, जब उन बेटियों को खींचा गया, घसीटा गया। उससे पहले 69 शिक्षक भर्ती का आंदोलन, पुलिस भर्ती का आंदोलन, नीट का आंदोलन, रोस्टर का आंदोलन, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन, एनआरसी का आंदोलन। कोई एक आंदोलन ऐसा नहीं, और किसी कोई जाति धर्म नहीं देखा। जब भी किसी को मेरी जरूरत हुई, एक यादव समाज की बेटी की हत्या कर दी थी वहाँ चंदौली में, मैं गया पहले, अखिलेश जी बाद में गए। मुझे तो हर व्यक्ति की पीड़ा है। अल्ताफ को कासगंज में 1.5 फीट की टंकी पर लटका के मार दिया था, कोई नेता नहीं गया। 2 दिन उसके माँ बाप रोते कि मैं गया। हाथरस में भी हमने आपने सब देखा, मेरठ के भी कई जगहों पे देखा है। मेरठ में दोनों पार्षद पीट दिया, दोनों मेरी पार्टी के, एक समाजवादी का, एक बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन मैं इंसान हूँ, तो मैं उनके दर्द को बांटने के लिए गया। इंदु शेखर को लटका के मार दिया, आपने उनकी भी लड़ाई, मैंने सभी की लड़ाई लड़ी। तो वही लड़ाई आज मेरे काम आ रही। किसान बंद कर दिए थे, आपको याद होगा नोएडा अथॉरिटी पे 40 दिन हो गए, तो कोई किसानों को नहीं छोड़ रहा था। मैंने जाकर कहा कि 1 घंटे में ताला लगा दूंगा अगर आपने किसानों को नहीं छोड़ा। 1 घंटे में उनको छुड़वाया, और मैं कह रहा हूँ, और आज भी मैं ऐसा ही, और ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँगा। सर, मुझे केवल ये बताइए आप कि आप कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो उनके बारे में खुद जाने, लेकिन आपने देखा होगा, आप खुद भी उस चीज़ को फील करते होंगे। आप याद कीजिएगा, विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ सीटें मांगी थी अपनी पार्टी बनाने के बाद, सीटें नहीं थी। फिर उसके बाद आपको लोगों ने भावुक होते हुए भी देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि आप खतौली में उन्हीं दोनों लोगों के साथ खड़े होकर उनको चुनाव लड़वाते हैं, जितवाते हैं। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उन्हीं के साथ देखा। लोकसभा चुनाव जैसे ही आया, उन्होंने फिर आपसे पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसे दोस्त आप क्यों रखते हो? अच्छा, ये बताओ, किसी के जहन में क्या है, मैं अंदर थोड़ा झांक के देख लूँगा भाई। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो हाथ बढ़ाता हूँ मदद के लिए, मदद करता भी, मैंने की भी। आपने कहा 2022 में, मैं 2022 में मैंने सीटें इसलिए मांगी क्योंकि हमारे समाज को का मनोबल बढ़ा रही दूसरी बात, अलायंस हम इसलिए चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए, क्योंकि जो जुल्म होगा गरीबों पे, कमज़ोरों पे, वो शायद अखिलेश यादव जी पे ना हो, शायद मुझ पे भी ना हो, किसी भी पक्ष के नेता पे ना हो, लेकिन जो आम दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उसको जो मारा जाएगा, उनके जो कत्ल होंगे, उनके जो कारोबार जो ख़त्म किए जाएंगे, उनकी जो ज़मीनों को कब्जाया जाएगा, उनके बहन बेटों के साथ अन्याय होगा, इसको बचाने के लिए मैं उनके पास गया। नहीं सफल हो पाया, वापस आ गया। अगर मैं बुरा था तो फिर वो उसके बाद मेरे साथ क्यों थे? नगर पंचायत के चुनाव में, और खतौली के चुनाव में, आजम रामपुर के चुनाव में, मैनपुरी के चुनाव में, घोषित चुनाव मेरे साथ क्यों थे अगर मैं गलत था? तो मैं तब भी, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वजह क्या है? अरे भाई, हमारे वैसे किसी का भला हो जाए, हम तो संत आदमी, हम भला करने के लिए बैठे हैं। राजनीति में क्या आप मानते हैं कि इतना संत होने की जरूरत है? अगर राजनीति में हम उस तरह के किरदार होते तो लोगों की मदद ही क्यों करते भाई? हमने तो देखो, हमारा इतना बड़ा संगठन है, भी राजस्थान हम चुनाव लड़ा के आए, 74 हज़ार वोट हमारे नए सिंबल को मिले। हम कई सीटों पे दूसरे और बहुत सारी सीटों पे तीसरे नंबर पर रहे। आप ये महसूस करो, उसके बावजूद भी हमने इंडिया अलायंस को नहीं छोड़ा। हमने इंडिया अलायंस के लोग कहा कि हम एक ही सीट लड़ेंगे, बाकी पे आप लड़ लो, हम आपकी मदद करेंगे, अपना वोट ट्रांसफ़र कराएंगे, देश बचाने का काम करेंगे। भाई, जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, उनको इतने बड़े दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज की ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो किसको रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम तो जनता की आवाज़ बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, हम तो मेहनत कर। एक वीडियो हाल ही में वायरल है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश भैया कहें तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर बिना किसी कंडीशन के चला जाऊंगा। वो कब का वीडियो है? लोग उसको अभी हाल ही का बता रहे हैं। 2022 में, जब उन पर कुछ नहीं था छिपाने के लिए, तो उन्होंने
ये कहा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को तो किसी का फ़ोन आ गया था। तो मैंने उनसे कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद तो ज़मीर वाला व्यक्ति है। आप ये कहो कि भाजपा को रोकने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आपकी मदद चाहिए, आप छोटे भाई हो, आप आ जाओ, हमारी मदद करो। मैं एक सीट पे भी लड़ूंगा, मैं आकर आपका चुनाव लड़ाऊंगा पूरे उसमें, जनता को पता लग जाए कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने उन पर विचार हो, ये शब्द भी नहीं कहा गया। तो भाई कोई बात नहीं, देखो मेरा काम ये है, मैं इंसान हूँ और मुझे इंसानियत के कत्ल पे तकलीफ़ होती है। जब किसी को नाजायज़ परेशान किया जाता, दबाया जाता। इस देश में सामाजिक गैर बराबरी अभी भी है जाति के आधार पर, और धार्मिक जो गैर बराबरी है, जिस तरह से आपने देखा दिल्ली में नमाज पढ़ते लोगों को, सजदा करे लोगों को जिस तरह लाते मारी गई, मैं समझता हूँ कोई भी धर्म का व्यक्ति इस बात को सही नहीं मानेगा। जिस तरह से भाजपा के सांसद ने, कुंवर दानिश जो सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के, जितने आप शब्द उनको कहे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो कहे हम कह भी नहीं सकते, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और अभी मुख्तार भाई ने कह दिया कि भाई मुझे जहर दे दिया है, मुझे जान खतरा है। अब देखो किस तरह से तिल तिल करके मरते हैं उनको लोगों ने देखा, ये सब हमारे सामने है। और मैं तो आज फिर कह रहा हूँ, मुझे डर है जिस तरह से बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से आजम भाई को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को अलग अलग रखा जा रहा है, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जान को भी खतरा है। मैंने मांग की कि उनको सुरक्षा बढ़नी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो जनता, हम बैठे हैं यार 4-4 गोली खा के, कौन सुरक्षित है आप बताओ। कल ही एक वीडियो जारी हुई है जिसमें कोई गांव है यहाँ मेरठ के पास या सहारनपुर के पास, मुझे अभी बताया हमारे वकीलों ने कि वो सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहे हैं कि हम उसका कत्ल कर देंगे। तो भाई कर दो मेरा कत्ल, मेरे कत्ल करने से अगर आपके घर में खुशी आती है तो कर दो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह लड़े थे तो उन्होंने अपने कत्ल की चिंता की थी क्या? वो जनता को जगाने के लिए लड़े थे। तो मैं तो उन्हीं को आदर्श मानता हूँ, तो मैं तो जनता को जगाने के लिए लड़ रहा हूँ। जनता जाग जाएगी, चंद्रशेखर की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि अब अखिलेश यादव से कोई उम्मीद बाकी बची है या सब खत्म हो? बहुत उम्मीद है, वो मजबूती से लड़े और भाजपा को हराने का काम करें। जिस तरह के समीकरण उन्होंने बनाए, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। हमें अपने ऊपर भरोसा है कि यहाँ की जनता, देखो जब नेताओं ने हमारा साथ छोड़ दिया, वो आपको चुनावी सीजन में पसंद नहीं कर रहे तब भी, और हमने क्या कहा, हमारा अपना जहन है, हमारा अपना दिल है, हमारे जो अपने विचार हैं उनके अपने विचार हैं। देखो फिर आप इस बात को महसूस करो, नेताओं ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमने जनता का हाथ पकड़ लिया और हम जनता के भरोसे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसके साथ रहेगी वही ताकतवर होगा, जनता जिसे ताकत देगी वही आगे बढ़ेगा। ये तो जनता के ऊपर है। चंद्रशेखर भाई, एक जो आंदोलन हुआ आपके छुटमलपुर के आसपास के इलाके में, एक छोटा सा आंदोलन जो आपको पूरे देश विदेश में हीरो बना देता है, सामाजिक क्रांति जो होती है, जो आंदोलन होता है, उसमें आप एकदम से बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। लेकिन जब आप चुनाव में आते हैं तो उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टियां हाथ झाड़ देती हैं और आपको भी लोग उतना पसंद नहीं करते जितना आपको समर्थन सामाजिक आंदोलन में मिलता है। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? अभी बहुत काम बाकी है क्या? देखो, विचारधारा के आधारित हम लोग दल हैं, हम विचारधारा समझौता नहीं करते। संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को चला रहे हैं। रही बात पल्ला झाड़ने की, हमने पहला चुनाव लड़ा, जो जिस बात पे आप कह रहे हैं। अब पहला चुनाव, हमें चुनाव लड़ने की इतनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन और हम लड़े कहाँ जाके? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। लेकिन जब आप राजस्थान पे चर्चा करके बताओ मुझे, 74,000 वोट थोड़े होते हैं क्या? आपके 74,000 वोट पे एमएलए बन जाता है। उत्तराखंड बराबर में 30,000 पे एमएलए बन जाता है, 2 एमएलए बन जाएंगे हमारे एक वोट पे। तो हम कहीं 5-5, 7,000 वोट से आ रहे हैं। तो हमने 3 साल में इतनी मेहनत तैयार कर ली है, तो उसको भी हमारे लोगों को गौर करना चाहिए। देखो, पेड़ जब लगता है ना, वो एकदम नहीं बड़ा होता, ना एकदम फल देने लगता, ना छाव देने लगता। और बड़ी बात, बच्चा पैदा होते हुए 1 दिन का होता है, 1 साल का होने के बाद वो घुटनों पे आता है, चलना नहीं सीखता। एकदम ऐसे घुटनों पे खड़ा हुआ तो दौड़ने लग जाएगा, समय लगता है धीरे धीरे। जो केले का पेड़ थोड़ा ये कि एकदम बनेगा, 1 साल के 1 बार फसल देगा, ख़त्म हो जाएगा। ये तो आम का पेड़ है, धीरे धीरे तैयार होगा। तो अभी तो समाज का संरक्षण कर रहा है। और अब फिर उसके बाद 2022 में मुझसे कहाँ समाजने की, भाई इस बार तो हम बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, अगली बार से आपके साथ रहेंगे। आप जाकर देखो नगीना में कोई पैसा नहीं देता, कुछ नहीं देता, लोग प्रोग्राम कराने के लिए तरस रहे हैं, पैसा भेजते हैं, साधन भेजते हैं कि चलो भाई प्रोग्राम करा दो, लोग प्रोग्राम नहीं करा रहे। और आज़ाद समाज पार्टी के लिए लोग लड़ रहे हैं गाँव में मुझसे, अरे हमारे यहाँ आ जाओ वरना तो देखो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ भैया माफ़ कर दो, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इधर मुरादाबाद चल जाते, इधर हरिद्वार आने, मुझे माफ़ कर दो, बाद में चुनाव नहीं, एक बार शक्ल दिखा जाओ। आप ये देखो, ये प्यार जो समर्थन है, ये पिछले 10-11 सालों के संघर्ष की देन है। और एक मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के कार्यकर्ता नेता का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे राष्ट्रीय टीम का पूरी का, जिन्होंने
दिन रात मेहनत की, जिनकी वजह से आज हम वजूद में आए हैं। और अभी तो हम शुरू हुए हैं। अभी से मैं तो स्वागत करता हूँ, सब लड़ें, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। सर, आपने अभी बहन जी का जिक्र किया, क्या कभी ऐसी स्थिति बन पाई कि बहन जी और आप चूंकि एक ही विचारधारा से हैं, एक ही मिशन है, तो कभी कोई अलायंस बन पाए या साथ साथ काम कर पाए? तो कहा, मैं तो हमेशा चाहता था, आज भी चाहता हूँ, बड़ी है वो मार्गदर्शन करें, हमें बताए कैसे काम करना, हम उनके नेतृत्व में काम कर लेंगे। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप पे कोई रास्ता तो आप करवा दो अलायंस, हम तैयार बैठे हैं। हमें कोई शिकायत नहीं किसी से, हमें अखिलेश जी से आपने पर्सनल अप्रोच किया उनको? हाँ, मैंने सभी को किया। अब मैंने कहा ना कि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैंने सभी को किया। मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की इंडिया अलायंस में, मैंने राष्ट्रवादी के लोगों से बात की, मैंने जो है आरजेडी के लोगों से बात की, मैंने उससे पहले नीतीश कुमार जी से बात की थी, मैंने उनके बाद जो है अखिलेश जी से बात की। मैंने सभी लोगों से बात की कि अगर भाजपा को रोकना चाहते हो तो कुछ तो ऐसा करो जिससे कि एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक समीकरण बने कि भाजपा के वोट का मुकाबला कर पाओ। अब उन पे कुछ अच्छे समीकरण होंगे, इसलिए उनको चंद्रशेखर आज़ाद की जरूरत नहीं। और चंद्रशेखर आज़ाद को अपने समाज की कमजोर वर्गों की बहुत चिंता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में आपको सिक्योरिटी मिली और लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए कि आपने पर्दे के पीछे कहीं बीजेपी से तो हाथ नहीं मिला लिया। मुझे बस ये बताओ, भारत के किन किन नेताओं पर सुरक्षा है? बताओ। मोहन भागवत जी पे सुरक्षा किस आधार पे है? बताओ। वो बीजेपी जो दूसरे दल के नेता को एक आंख नहीं देख सकती, उसको सुरक्षा एकदम मांगने से ही मिल जाती। मांगने से ही गोली, चार गोली नहीं खाई आपको? अगर कोई सड़क पे हेलमेट क्यों लगाता है आदमी? अच्छा सर, 4 गोली जब खाई, मैंने पूछा आपसे, हेलमेट क्यों लगाता है आदमी? अपने बचाव के लिए ना। आप मुझे बताओ, ये सुरक्षा है किस लिए? हमने टैक्स देते क्या हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं क्या? वो 4 गोली में 1 गोली इधर को हो जाती तो हम बचते भी नहीं, तो उस पर तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। किसने आवाज़ उठाई सदन में? किस सदन में? कोई राज्यसभा में, लोकसभा में कोई बोला हो? कोई विधान परिषद में चंद्रशेखर आज़ाद के मरने की तकलीफ होती है? उसके लोगों को पूछो जो लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी आईबी की रिपोर्ट आप पढ़ो ना, मैंने तो पढ़ी, मैंने मना कर दिया कि सुरक्षा ले जाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने यहाँ के अधिकारी 2.5 घंटे बैठे, उन्होंने मुझे पूरी वो दिखाई कि क्या क्या है आपके खिलाफ, और मेरे पास सब कुछ है। मैं सुनाना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि इस देश में जब कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता है उसको रोकने के लिए कितने प्रयास होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश में कोई नेता ऐसा नहीं है जिस पार्टी का जनाधान उस पार्टी के गृह प्रदेश से अलग राजस्थान में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, बिहार में भी हो, अगर उस पार्टी के नेता को सुरक्षा मिलती है तो इस पर खुश होना चाहिए लोगों को। आप बताओ मुझे, विधायक एक विधायक सुरक्षा, 2 आदमी हैं सुरक्षा वाले, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी कतार है। मैं कह रहा हूँ ना, सारे नेता को सुरक्षा छोड़ जाए, मैं तो सबसे पहले तैयार। मैं तो, और मेरे पास ये लेटर है कि इलेक्शन तक आपको सुरक्षा दी जा रही है। अच्छा, ये नहीं मालूम कि अभी वो एक्सटेंड होगी? मैंने क्या कहा, लिखा हुआ है उसमें। आप इस सुरक्षा वाले लोग, इनके जो सीईओ उनसे बात कर लो, और मेरी तरफ से तो आज हटा दो। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको कल कुछ आता तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, बस। और मेरे समाज में तो बड़ी खुशी है कि हम पे एक नया नेता और मजबूत तैयार हो गया। देखो, हम तो ये सुनते आए बचपन से, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो अधिकारी कर्मचारी अपना माहौल बदल लेते हैं। जब आप ताकत में जाने आगे ताकत की तरफ बढ़ते हैं तो सरकारी मशीनरी अपने जो हैं कथनी करनी जो है ना उसको ठीक कर लेती है। इसका मतलब आज़ाद समाज पार्टी ताकतवर हो रही है, और नगीना पार्लियामेंट की रिपोर्ट सरकार पे भी है और सब लोगों पे। और आप ये देखना, नगीना पार्लियामेंट तो शुरुआत है, अभी तो गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी। सर, चलते चलते एक सवाल आपसे, और ये आखिरी, माफ़ कीजिएगा, कि सर केवल इतना सा बता दीजिए, केवल इतना सा कि पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच जो अलायंस है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं खड़े हुए हैं? मैंने आपसे उम्मीद है कुछ भी होगा। ये देखो, मैं आज यहाँ कैंडिडेट की हैसियत से हूँ, तो जो भी होगा उसका फैसला पार्टी का होगा, और जो पार्टी का फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए आपका, और आपको शुभकामनाएं इस चुनाव में जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और इतने सारे मुद्दे जिन पर उन्होंने भारत समाचार से खुलकर बात की, उनका कहना है कि जहां भी कोई दबा कुचला होगा, जो पीड़ित होगा, जो उत्पीड़ित होगा, उसके लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए उनकी भूमिका हमेशा एक सामाजिक क्रांतिकारी की होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, नगीना।